अलंकार पढ़ रहे हैं। अलंकार में आपने जान लिया है शब्दालंकार और अब पढ़ रहे हैं अर्थालंकार। अर्थालंकार में पिछले दिनों आपने देखा इसके दो भेदों को, उपमा और उत्प्रेक्षा। अब इसके बाद में हम देखेंगे रूपक, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो ध्यान देना है, आपने उत्प्रेक्षा अलंकार जो पढ़ा उसमें आपने देखा कि उपमान और उपमेय दोनों में समानता, उपमान और उपमेय दोनों में समानता, और समानता को प्रदर्शित करने के लिए उसमें जो है ना वाचक शब्द का प्रयोग होता है। कल हमने बतलाया था सम, जैसा, से, सदृश। तो उसमें क्या होता है कि उपमान और उपमेय दोनों में बहुत समानता होती है। ठीक है, अब देखेंगे रूपक में। रूपक में भी है वही चीज, उपमान और उपमेय दोनों पास पास होते हैं, लेकिन इसमें क्या होंगे कि वाचक शब्द नहीं होंगे। रूपक में वाचक शब्द नहीं होंगे। जैसे देखिए, यहाँ एक उदाहरण हम दे दें, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं। अब यहाँ ध्यान देना है, चंद्र खिलौनो, तो चंद्र और खिलौना एक उपमान हो रहा है, दूसरा उपमेय हो रहा है। एक उपमान हो रहा है, दूसरा उपमेय हो रहा है। तो ये कैसे दोनों हैं? यहाँ पर बीच में कोई वाचक शब्द नहीं है। कहने का अर्थ हो रहा है कि ये जो पंक्ति है, मैया मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं, यानी चंद्रमा रूपी खिलौना। खिलौना कौन है? तो चंद्रमा। समझिए इस चीज को, चंद्रमा रूपी खिलौना यानी बच्चा। कहने का तात्पर्य है कि बच्चा वहां क्या जिद कर रहा है, मैं तो चंद्र खिलौनो लेहूं, यानी वो चंद्रमा जो है ना वो खिलौने के समान है, उसको मैं लूंगा। तो यहाँ पर देखिए कहीं कोई वाचक शब्द रहेंगे नहीं, यहाँ भी उपमान और उपमेय दोनों हैं। तो उपमेय में ही उपमान को आरोपित कर दिया गया, उपमेय में ही उपमान को आरोपित कर दिया। अब आप भूलेंगे तो फिर समझ में नहीं आएगा उपमान क्या, उपमेय क्या, ये आपको याद रखने की जरूरत है। हमने पहले से यह स्पष्ट किया है, ठीक है। तो यहाँ देखिए उपमेय में ही उपमान का भेद आरोपित कर दिया गया। तो यहाँ चंद्र खिलौनो लेहूं, तो चंद्र खिलौनो, चंद्रमा और खिलौनों के बीच में जो है ना, आपको एक मैं संकेत दे देता हूँ, आप कैसे पहचानेंगे कि बीच में एक संकेत को आप करते हैं इस तरह का। उपमान और उपमेय के बीच में इस तरह के चिन्ह डाल दिए जाते हैं। दूसरे भी उदाहरण से मैं आपको बता दूं, जैसे देखिए, बंदेव गुरुपद पदुम परागा। बंदेव गुरुपद पदुम परागा। अब यहाँ देखेंगे पद पदुम, इन दोनों के बीच में वह चिन्ह है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं। ये मैं आपको ये बतला दे रहा हूँ, आपको तो सबसे पहले अर्थ स्पष्ट करना है, लेकिन यदि नहीं हो रहा हो तो यह संकेत भी आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि उपमान और उपमेय के बीच में यह योजक चिन्ह रहेंगे। और भी देखिए, शशिमुख, शशिमुख पर घूंघट डाले। शशिमुख पर घूंघट डाले, तो शशि मुख। अब मुख की तुलना किससे की जा रही है? शशि, शशि अर्थात चंद्रमा। तो इस तरह के जितने भी, जैसे और भी हैं दूसरे उदाहरण, भ्रमी भ्रमी इवै पड़त, बहुत सारे उदाहरण हैं। आए महंत वसंत, आप जब कहीं भी किसी भी किताब से पढ़ेंगे, आपको हमने स्पष्ट कर दिया है कि 9th और 10th दोनों में हिंदी के लिए जो अधिकृत पुस्तक है वह है मानक हिंदी व्याकरण।
मानक हिंदी व्याकरण आप जो 9th में ले लेंगे यही 10th तक चलता रहेगा, और उसी में ये सारा चीज़ है, जो विषय वस्तु आपको पढ़नी है सारा उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जब किताब को पलटिए उसमें ढूंढिए, बहुत सारे उदाहरण मिलेंगे, खुद से समझने का प्रयास कीजिए। यदि वो समझ में नहीं आता है फिर हमसे भी पूछिए। तो यहाँ जो रूपक देख रहे हैं, रूपक में ध्यान देने वाली बात है कि उपमेय पर उपमान का आरोपण किया जाता है, यानी उपमेय में ही उपमान को मान लिया जाता है। ठीक है, ये होगा रूपक। आपने अब तक पढ़ा उपमा, उत्प्रेक्षा, और ये आप पढ़ रहे हैं रूपक। तो उत्प्रेक्षा और रूपक दोनों में समानता है, उत्प्रेक्षा और रूपक में दोनों में समानता है, दोनों में उपमेय और उपमान की चर्चा हो रही है। लेकिन उत्प्रेक्षा में वाचक शब्द होंगे, यानी बतलाने वाले, जिससे कि ये पता चल जाए कि एक उपमान हो रहा है और एक उपमेय हो रहा है। लेकिन रूपक में वाचक शब्द नहीं होंगे, बल्कि योजक चिन्ह वहाँ पर होंगे। ठीक है, अब देखेंगे मानवीकरण। अब देखेंगे चौथा जो है वह है मानवीकरण। मानवीकरण आप बहुत सारे उदाहरण ऐसे पढ़ते होंगे जहाँ पर कोई जड़ वस्तु है, अर्थात निर्जीव वस्तु है, लेकिन निर्जीव को हम किस रूप में जानते हैं, निर्जीव की व्याख्या हम किस रूप में करने लगते हैं, मानो वह सजीव, मानो वह सजीव हो। जैसे देखिए आपके क्षितिज में एक काव्य है जिसमें मेघ आए, मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के। तो अब गौर कीजिए, इसमें पूरी की पूरी कविता में मानवीकरण अलंकार का ही प्रयोग हुआ। मेघ आए बड़े बन-ठन के सवर के, तो मेघ, मेघ है तो जब, लेकिन उसके लिए हम कह क्या रहे हैं, आए बड़े बन-ठन के सवर के, यानी मेघ जो है ना मानो साज श्रृंगार करके आया हो। तो जहाँ पर इस तरह की बात हो कि किसी जड़ वस्तु की कल्पना हम किसी सजीव जैसा करते हैं, तो वहाँ पर वह हो जाता है मानवीकरण। ऐसे भी स्पष्ट हो रहा है मानवीकरण, यानी मानव बना देना। जैसे देखिए, मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। अब संध्या यानी शाम का समय, और संध्या के बारे में कल्पना क्या की जा रही है, परी सी, यानी परी के समान उतर रही है, यानी शाम जो है ना है तो वह जड़ निर्जीव भाव है वो, लेकिन कल्पना किस रूप में किया जा रहा है उसके बारे में कि वो परी के समान उतर रही है। और भी देखिए, गीत विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी, ताराघट उषा नागरी। अब देखिए उषा, उषा यानी सूर्य की वो किरण। अब उसके बारे में कल्पना किया जा रहा है मानो वह एक युवती के समान, युवती के समान मानो वह जल को भर रही है। तो मानवीकरण में ध्यान देने वाली बात है कि जड़ पदार्थ पर जब वहाँ किसी सजीव की कल्पना कर ली जाए, यानी उसको एक सजीव के रूप में वर्णित किया जाए, वहाँ पर हो जाता है मानवीकरण। अब इसके बाद हम देखेंगे अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, अतिशय जो उक्ति, अतिशय, अतिशय यानी बढ़ा चढ़ा, और उक्ति यानी कथन। अतिशय यानी बहुत ज़्यादा, और उक्ति यानी कथन, यानी स्टेटमेंट आगे बढ़ते हैं, यानी किसी भी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ा कर करना है। वह सामान्य, लेकिन उसका वर्णन इस तरह से किया जा रहा हो मानो वह गले नहीं उतर रहा, अर्थात अटपटा सा लग रहा हो। जैसे देखिए, आप पढ़े होंगे चेतक के बारे में भी,
उस एक कविता पढ़ते तो है नहीं आप लोग, लेकिन यदि आप पढ़ते होंगे तो हिंदी में एक कविता आपने पहले पढ़ा होगा, चेतक, राणा प्रताप के घोड़े के बारे में, है ना। तो उसमें देखिए उस चेतक के बारे में जो बातें की गई वह थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर की गई, है ना। उसकी पंक्तियों में जब तक देखा इस पार तब तक था चेतक उस पार, यानी जहां भी राणा देख रहे हैं तब तक चेतक जो है पार कर गया। बहुत सारी बातें, जैसे देखिए खूब सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरत न टारा, रामचरितमानस की पंक्ति है। या उसी में लंका दहन के समय का वर्णन तुलसीदास जी ने की है ना। हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। अब देखिए वर्णन किस तरह से किया जा रहा है कि इधर हनुमान की पूछ में आग लग भी नहीं पाई, तब तक लंका सारी जल भी गई। तो कभी वहां किसी सामान्य सी घटना को भी इस तरह से प्रदर्शित करते हैं ना, तो उसको वहां पर कहा जाता है अतिशयोक्ति। लंका इसमें बहुत अच्छा है, हनुमान की पूछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई गए निशाचर भाग। यानी यहाँ कहा जा रहा है कि इधर हनुमान की पूछ में आग लग भी नहीं पाई कि तब तक लंका सारी जल भी गई और निशाचर भाग भी गए। तो अतिशयोक्ति में है किसी भी कथन को बढ़ा चढ़ाकर करें। तो आप किताब में देखिए ढेर सारे उदाहरण मिलेंगे और हमने जो बताया है इसके अनुसार समझने का प्रयास कीजिए, और अगर कहीं दिक्कत होती है तो फिर हमसे पूछिए, ठीक है। ओके।